हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 1200 से अधिक वन लाइनर जीके क्वेश्चन की सीरीज का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने इस सीरीज में सम्मिलित सभी प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर लिया तो भविष्य में इससे कभी भी कोई प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो दोस्तों, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को है? तो दोस्तों, संविधान के 23वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो दोस्तों, भारत की संचित निधि से संघ लोक सेवा आयोग के व्यय का भार का वहन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर राज्यपाल अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति राज्यपाल होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य चाहे लोकसभा या राज्यसभा को हो तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? दोस्तों, उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो दोस्तों, कांग्रेस को कुल 208 सीटें मिली थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासकों की आचार संहिता कहा जाता है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? तो दोस्तों, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय प्रश्नकाल का होता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, संविधान के 24वें संशोधन द्वारा भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 362 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आगे बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमयन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसमें है? तो दोस्तों, संसद को है। आगे बढ़ते हैं, भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो भारत में निर्वाचित
जो चुनाव आयोग होता है दोस्तों वह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है। आगे बढ़ते हैं। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों राज्यपाल विधानसभा में 1 सदस्यों को मनोनीत करता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे प्रखंड विकास अधिकारी कहा जाता है। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो दोस्तों राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का शोषण का विरुद्ध का अधिकार है वह मौलिक बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है? तो दोस्तों यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो दोस्तों संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए। दोस्तों भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों के विवादों का हल उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं या नहीं? तो दोस्तों जो मूल अधिकार हैं वह न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में निलंबन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के सलाह से अध्यादेश भारत के संविधान अनुच्छेद 213 के अनुसार करता है। आगे बढ़ते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन है? तो दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? तो दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 78 एवं 42 स्थान अर्थात 42 सीटें आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो दोस्तों ब्रिटिश के अर्थात ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे उन्होंने 20 फरवरी 1947 को भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? तो दोस्तों पांडिचेरी और दिल्ली के। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो दोस्तों आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों भारत के प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद 1973 में संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का वाद में प्रतिपादित किया, अर्थात इसका आदेश दिया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह या परामर्श लेता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो दोस्तों अभी तक सिर्फ 1 बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की सहमति से राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है, अर्थात वहां से
ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो दोस्तों संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? तो दोस्तों जो प्रारूप समिति थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, तो दोस्तों उसको परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्यभार सौंपा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का अंतिम दिन कब था? तो दोस्तों संविधान सभा का अंतिम दिन या अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो दोस्तों राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह दोस्तों राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान सभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को समाविष्ट किया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का क्या समादेश है? तो दोस्तों भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश समवर्ती सूची में समावेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रबंधन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो दोस्तों भारतीय राज्यों को अनुच्छेद 48A के अंतर्गत वन, पर्यावरण तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका प्रावधान संविधान के 24वें संशोधन 1971 में किया गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो दोस्तों मूल संविधान में कुल 20 राज्यों का उल्लेख था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो दोस्तों दादर और नगर हवेली पुर्तगाल के
उपनिवेश थे जो भारत में पहले शामिल नहीं थे, उसको बाद में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों उसके वेतन के अनुपात को निर्धारित करने वाला भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो दोस्तों जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात दोनों में दाखिल की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों संघीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों संसद के पास है। आगे बढ़ते हैं। यदि लोग चुनकर आएंगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण या फिर जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लग सकता है या उसको पारित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था। CCEA का क्या अर्थ है? तो दोस्तों CCA का विस्तृत रूप कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए 94वां संविधान संशोधन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1950 में योजना आयोग, दोस्तों जिसका नाम अब बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, का गठन कैसे किया गया था? तो दोस्तों एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों राजा मन्नार समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो दोस्तों केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची संविधान के 7वीं अनुसूची में है या फिर उसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है?
तो दोस्तों भारत का जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 2 सितंबर 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक और एकात्मक अर्थात दोनों का सम्मिलन या फिर समन्वय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह संविधान के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है उन सभी प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और तारांकित प्रश्नों के, तो दोस्तों जो तारांकित प्रश्न होते हैं दोस्तों उसको मौखिक, जबकि अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उसे लिखित रूप से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 6 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को एक ही बार या एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है दोस्तों, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की अनुशंसा या फिर उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली को नियुक्त किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि को निर्धारित करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध है यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो दोस्तों हैबियस कार्पस नामक जो एक रिट होती है उसको न्यायालय जारी करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, न्यायालय प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट किसकी उद्देश्य से जारी करता है? तो दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए न्यायालय प्रतिषेध रिट को जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला किया था? तो दोस्तों शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन का फैसला किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो दोस्तों कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता मंत्री परिषद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में जारी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक भारत की जनता होती है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो दोस्तों भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो दोस्तों भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कुल 6 है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 38 में भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों जो गवर्नर जनरल था वह भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कि है भारत के किन राज्यों का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो कि संविधान था 1957 में लागू किया गया था। वह ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका खुद का संविधान था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इस विशेष उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उसका जो राज्यपाल की नियुक्ति होता था उसे राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो दोस्तों महाभियोग की पहल राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद का कोई भी सदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल अध्यादेश जब राज्य की विधानसभा अवकाश में हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं? तो दोस्तों जब बाह्य युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति को घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का प्रारूप सर BN राव जी ने प्रस्तुत किया था या फिर तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? तो दोस्तों भारत का महान्यायवादी जो कि संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदान की गई है? तो दोस्तों मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 ग में किया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निश्चय कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निराकरण
उच्चतम न्यायालय करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो दोस्तों यदि राज्यपाल की अनुपस्थिति है तो उस स्थिति में दोस्तों पड़ोसी राज्य के राज्यपालों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो दोस्तों तब उस स्थिति में उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनका वेतन और अनुलाभ संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों जीवी मावलंकर ऐसे पहले स्पीकर थे या लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों जो 1961 में लोकसभा की संयुक्त बैठक और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई थी वह दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। दोस्तों जो वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी वह दोस्तों दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों लोकसभा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 108(4) में वर्णित है। संविधान 108 के 4 अर्थात घ में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? तो दोस्तों उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत नामक सामाजिक बुराई का अंत करने का प्रावधान किया गया है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों बिहार की मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया था? दोस्तों 1955 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो दोस्तों 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो दोस्तों राज्य की समेतिक निधि जो होती है या राज्य की संचित जो निधि होती है उसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अर्थात संघ सूची में जितने भी विषय होते हैं उन सभी पर कानून या फिर उसको अधिकार बनाने का जो प्रावधान है संसद को दिया गया है अर्थात पार्लियामेंट को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।
संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो दोस्तों संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। आगे बढ़ते हैं। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 48 में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। दोस्तों इसकी घोषणा भारत के प्रस्तावना में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए? तो दोस्तों 6 माह के अंदर में हो जाना चाहिए। रिट शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों रिट शब्द लैटिन भाषा का है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? दोस्तों एम हिदायतुल्ला ऐसे एकमात्र उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला। नेक्स्ट है, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसे समय कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? तो दोस्तों इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो दोस्तों 1955 के नागरिकता कानून में विस्तार पूर्वक नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में चर्चा की गई है या फिर उसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? तो दोस्तों पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी गई है? तो दोस्तों उसमें संघ सूची के विषय को प्रमुखता दिया गया है या फिर प्रधानता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है? तो दोस्तों इस प्रकार की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों यह व्यवस्था अनुच्छेद 74 क में की गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका अनुमोदन संसद द्वारा किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी करता है। तो दोस्तों ये आदेश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये 5 प्रकार के होते हैं। तो बंद प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों कुल संख्या का 1/12 भाग। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो दोस्तों यह जो उत्तरदायित्व भारत के महालेखा परीक्षक का है
कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है या उसकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों 1/3 सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस प्रकार किसके पास होता है? तो दोस्तों जो भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय होते हैं वह केंद्र सरकार के पास होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग 20 के 368 अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने स्थानीय निकायों अर्थात नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों 1/3 सदस्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम अर्थात मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब बनाया गया? तो दोस्तों 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? दोस्तों आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए? तो दोस्तों 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के 23 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? तो दोस्तों संविधान के 12वें संशोधन 1962 द्वारा गोवा दमन तथा द्वीप को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा को चुनाव आयोग उसकी घोषणा करता है या फिर जारी करता है। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था और दोस्तों इसका नाम अब बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो दोस्तों यह निर्धारण 2026 तक यथावत बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, तो उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों उसका संबंध अनुच्छेद 243(ब) से है। आगे बढ़ते हैं। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों संसद का सबसे पहला संयुक्त अधिवेशन 6 तथा 9 मई 1961 को हुआ था और दोस्तों यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 106 में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को का अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में पंचायत राज व्यवस्था या उसका अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध कथन विंसेंट स्मिथ का है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो दोस्तों साधारण बहुमत को अपनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो दोस्तों सबसे लंबे तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वह रूस के संविधान से लिया गया है, जिससे पहले पूर्व सोवियत संघ के भी नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 इसका वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, कौन से भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों नीति निर्देशक जो तत्व है वह समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो दोस्तों यह अधिकार अनुच्छेद 16 देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि दोस्तों सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते? तो दोस्तों विनियोग विधेयक पर किसी भी सदन में संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1965 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया जा चुका है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान किसे माना जाता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस में किया गया था? तो दोस्तों अनुच्छेद 25(2) में या फिर 25(ख) में इसका उल्लेख किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों को आवंटित किया गया है? तो दोस्तों 4थी अनुसूची में।
नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा उसमें मतलब डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो भाषाओं को शामिल किया गया है। और दोस्तों अब तक 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों सतीश चंद्रा समिति का गठन किया गया था। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं? तो दोस्तों 1/3 स्थान आरक्षित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबारों के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 223 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि दोस्तों सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए हैं? तो दोस्तों अब तक संयुक्त बैठक में कुल, इसको फिर से देख लेते हैं दोस्तों, अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक के तहत पारित किए गए हैं? तो दोस्तों अब तक 3 विधेयक संयुक्त बैठक के अंतर्गत पारित किए गए। और दोस्तों ये तीनों विधेयक दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 तथा आतंकवादी विरोधी विधेयक 2002 को संयुक्त बैठक में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, अर्थात समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है या बढ़ाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की प्रयास करेगा? तो दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 350 क में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए। अंडमान व निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? तो दोस्तों संविधान का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार पूर्वक बताता है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा होता है, जबकि तीसरा अंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों वह भारत की प्रस्तावना में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है
तो क्या प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों उन सभी उत्पादों को इको मार्क प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है उसके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो दोस्तों ऐसे संघ शासित क्षेत्र जिनकी विधायिका नहीं है उनके लिए विधि या कानून का निर्माण राष्ट्रपति अपनी विनिमय बनाने की शक्ति द्वारा करता है और दोस्तों यह इसका उल्लेख अनुच्छेद 240 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो दोस्तों राज्यों को अनुच्छेद 48A के अंतर्गत पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया था तो वह कौन सा संशोधन था? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण अर्थात जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सूची तथा राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया जाता है? तो दोस्तों संविधान में हमारे देश का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो दोस्तों राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता अधिकृत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से सन 1951 तक किस विभाग के मंत्री रहे? तो दोस्तों ये कानून मंत्री रहे। ठीक है, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 से 1951 के बीच कानून मंत्री के पद पर थे। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो दोस्तों जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के 24वें संशोधन 1971 द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसे अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन का अध्यक्ष फजल अली को नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
जो कि है संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। तो दोस्तों 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की कर दी गई, जबकि संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अघोषित करने से संबंधित प्रावधान थे। तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, ठीक है दोस्तों, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1979 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का निषेध संविधान के अनुच्छेद 28 में अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग करके वो उच्च न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? तो दोस्तों संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य का कब बनाया गया? तो दोस्तों 1960 में बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात 2 राज्य बना दिए गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, उसका प्रावधान किया गया है, वह दोस्तों पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से संबंधित है या फिर वहाँ के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में अधिकांशतः भाग ले सकता है? तो दोस्तों जो भारत का महान्यायवादी होता है वह संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पर या फिर उनकी अनुग्रह पर केंद्र सरकार के मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो दोस्तों संविधान का 42वां संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वह अपने कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक लोकसभा में प्रतिनिधियों को भेजता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 83 के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है सार्वजनिक
निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सार्वजनिक निधि का अभिभावक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कुल 245 है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्तों, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो दोस्तों यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है कि वह संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि अगला प्रश्न है, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो दोस्तों राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन राज्य का राज्यपाल करता है। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो दोस्तों भारत की जो संप्रभुता है वह भारत की जनता में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ था, अर्थात जब भारत का संविधान लागू हुआ। अनुच्छेद 39 क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की देन है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श के अनुसार की जाती है। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? तो दोस्तों लोकहित याचिका का अर्थ जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाने से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 1200 से भी अधिक वन लाइनर जीके प्रश्नों की सीरीज के दूसरे पार्ट को अच्छे ढंग से अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसके थर्ड पार्ट को मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। और दोस्तों आप लोगों को एक वीडियो कैसा लगा आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं अगला पार्ट इसका अपलोड करूंगा या कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।